फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 21 नवंबर 2023 के प्रमुख समाचारों को देखते हैं। जब हम आज के न्यूज़पेपर में प्रमुख समाचार को देखते हैं तो यहाँ पे तो मैं दो न्यूज़ डिस्कस कर रहा हूँ। एक और न्यूज़ आया था जो कल शाम को ही आई है, रिपोर्ट काफ़ी बड़ी रिपोर्ट है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की आती है, वो उसको कह सकते हो कि इमिशन गैप रिपोर्ट, ईजीपी ईजीआर बोलते हैं रिपोर्ट। वो रिपोर्ट आई थी, उसको लेकर कुछ थोड़ी सी सूचनाएं थी। हालांकि उसको मैं डिटेल में आपको कल पढ़ाऊंगा क्योंकि अभी सूचनाएं थोड़ी ही थी, ठीक है। तो वो भी न्यूज़ थी। अगर किसी को ये लगता है कि नहीं सर वो न्यूज़ नहीं थी, तो वो भी थी, वो कल डिटेल में आएगा, ठीक है। बाकी जो दो प्रमुख न्यूज़ थी वो है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हो रही है। 2+2 मिनिस्ट्रियल लेवल डिस्कशन। इसी तरह की वार्ता जो है अमेरिका के साथ जो है 10 नवंबर को समाप्त हुई थी, यानी 10 दिन पहले इसी तरह की वार्ता हुई है। उसको भी लेकर डिटेल रिपोर्ट आ गई है, तो उस पर भी हम चर्चा संभवतः होगा कल या परसों उसको करेंगे, ठीक है। दूसरी न्यूज़ है वो है हिंदू में एक एक्सप्लेनेशन में एक तरह से एक रिपोर्ट प्रकाशित है जो कहीं ना कहीं अभी कुछ दिन पहले हम पीबीटीजी पढ़ रहे थे, पार्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। उसके कुछ दिन पहले हमने देखा था कि पीबीटीजी के दो पीबीटीजी को जो है छत्तीसगढ़ में उनको हैबिटेट राइट दिया गया था। तो कहीं ना कहीं ये सारे मुद्दों में जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट, जो संक्षिप्त में कहा जाता है, हालांकि उसका डिटेल फॉर्म है अनुसूचित जातियों, वनवासियों और वनवासियों को परंपरागत वन अधिकार अधिनियम 2006। यह दिसंबर 2006 में इसकी पहली बार पास हुआ था। और उसको लेकर जो है एक रिपोर्ट एक्सप्लेनेशन डिटेल जो है द हिंदू के ई वर्जन, यानी इलेक्ट्रॉनिक वर्जन वाले जो कंप्यूटर वाला उसमें है। संभवतः वो कल या परसों जो है वो भी न्यूज़पेपर के प्रिंट फॉर्म में भी आ जाए, लेकिन वो महत्वपूर्ण है। उसको भी हम यहाँ पर डिटेल में समझेंगे कि कैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट ने जो है वन के संरक्षण में योगदान दिया है, और ख़ास तौर से जो वन में रहने वाले लोगों के साथ जो है उसने जो सदियों से, मतलब एक कह सकते हो कि सदियों से तो नहीं कहेंगे, हाँ, ब्रिटिश राज के आने के बाद जो अन्याय शुरू हुआ था और आज़ादी के बाद भी उनके साथ होता रहा था, उसको दूर करने के लिए कैसे वो एक्ट प्रभावी रहा है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। पहला संबंध जो है भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मिनिस्ट्रियल वार्ता या मंत्री स्तरीय वार्ता। ये चर्चा में अभी है ही है क्योंकि 2 दिन से हो रहा था ये वार्ता, कल उसको समाप्त हुआ है। और वो उस वार्ता में जो है भारत के रक्षा मंत्री, भारत के विदेश मंत्री, ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री दोनों द्वारा मतलब ये 2 इधर के 2 उधर के 4 लोगों द्वारा संयुक्त स्तर पे जो है ये वार्ता की जाती है। और यह कह सकते हो कि किसी भी देशों के द्विपक्षीय संबंधों में एक एडवांस लेवल की वार्ता होती है, ठीक है, जिसमें आप उसके साथ साथ विदेश या राजनयिक के साथ साथ सुरक्षा या रक्षा के स्तर पर भी वार्ता करते हैं। यानी कहीं ना कहीं आपका संबंध उस देशों के साथ बहुत महत्वपूर्ण है। जिन देशों के साथ भारत का संबंध बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हीं देशों के साथ भारत इस तरह की वार्ता करता है। जैसे अभी इसके पहले अमेरिका के साथ हुई है, और भारत इसी तरह की वार्ता जापान और रूस के साथ भी करता है। एक आध देश और है जिनके साथ भारत जो है द्विपक्षीय संबंधों में 2+2 की वार्ता करता है। अमेरिका आदि भी और भी देश इस तरह के करते हैं, लेकिन भारत 5-6 देशों के साथ ही इस तरह के रणनीतिक, मतलब कह सकते हो कि एक एडवांस लेवल की राजनयिक वार्ता करता है, जिसमें सुरक्षा पहलू भी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो इसमें जो है किन किन पहलुओं को, हालांकि देखिए अभी न्यूज़पेपर में इसकी सूचना है, और जो थोड़ा बहुत प्रेस ब्रीफ आया है या जो आप कह सकते हो कि ट्विटर आदि पे, अब वो एक्स के आदि पर आया है, बहुत डिटेल जो है अभी जब पूरा वार्ता होती तो ये पूरा डिटेल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पे आएगा। जैसे कि अभी अमेरिका भारत की वार्ता का आ चुका है, तो वो आएगा तो उसको कभी हम फिर डिटेल में उसकी बातें बता देंगे। हालांकि उतना ज़रूरी भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच क्या क्या संबंध हुए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हम इन वार्ता को इंडो पैसिफिक क्षेत्र के जो परिस्थिति है उसके संदर्भ में समझने की कोशिश करेंगे।
जहाँ तक मैं कह रहा हूँ कि कल या परसों मैं अमेरिका वाला ज़रूर पढ़ाऊँगा, क्योंकि वो महत्वपूर्ण है। वो चूँकि जिस तरह की जो हमारे अमेरिका के साथ संबंध है और जिस तरह की दोनों की भूमिका है, देखिए देशों के आधार पर निर्भर करता है कि हम उसको कितनी गहराई से पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भी महत्वपूर्ण है, तभी इसके साथ हम 2+2 की वार्ता कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो न्यूज़पेपर में जो बातें कही गई है उसी से हमारा काम हो जाता है, क्योंकि ऐसा कोई बहुत ऐसा मतलब कह सकते हो कि कोई अलग बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं कही गई है। चलिए इनको हम देखते हैं। चर्चा में क्यों है? क्योंकि 20 नवंबर को ही कल रक्षा सहयोग बढ़ाने और महत्वपूर्ण खनिजों, व्यापार और निवेश जैसे क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को गहरा करने के लिए दूसरी 2+2 वार्ता, मंत्रिस्तरीय वार्ता आयोजित की गई है। ये दूसरी वार्ता है। इसके पहले वार्ता पिछले साल हुई थी और 2021 में जो वार्ता सचिव लेवल पे हो रही थी उसको मंत्री स्तर लेवल पे कर दिया गया था। ठीक है, इसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लिस जो वहाँ के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यानी उप प्रधानमंत्री भी हैं, और विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ ये 2+2 संवाद की सह-अध्यक्षता की। इसमें मतलब चारों लोग सह-अध्यक्ष होते हैं, को चेयरमैन होते हैं। ठीक है, इसमें जो बातें की गई है, इसमें आप ये कह सकते हैं कि अगर जो थोड़ा भारत और ऑस्ट्रेलिया के इन दो संबंधों के बीच में समझने के पहले देखिएगा कि दोनों की अवस्थिति। ऑस्ट्रेलिया इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, यानी वो एक ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, लेकिन वो इंडो पैसिफिक जो जियोपॉलिटिकल क्षेत्र है उसका एक प्रमुख देश है। और जो भारत का इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने जो क्वाड बना रखी है, खासतौर से चीन के डिप्लोमेटिक या कह सकते हो चीन के जो जियोपॉलिटिकल या जियो स्ट्रेटेजिकल जो चुनौती है उसके अगेंस्ट जो क्वाड बना रखी है उसका एक महत्वपूर्ण जो है चतुर्भुज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के परंपरागत भी संबंध रहे हैं। बहुत सारे भारत के बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, बहुत सारे हमारे यहाँ जो है छात्र आदि भी जाते हैं। दोनों देशों के जो व्यापार है, अभी पिछले साल ही हमारे साथ उनके साथ एक ट्रेड एक्ट हुआ, पार्टनरशिप एक्ट हुआ है, जिसके तहत दोनों देशों के बीच में व्यापार संबंधों में घनिष्ठता आई है। और जो भारत और ऑस्ट्रेलिया का ट्रेड का जो सिस्टम है व्यापार का, वो ऐसा है जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक हो जाते हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं होते हैं। यानी जो चीज़ें हम बनाते हैं उसको ऑस्ट्रेलिया की ज़रूरत होती है और ऑस्ट्रेलिया जो चीज़ें निर्यात करता है उसको भारत की ज़रूरत होती है। जैसे ज़्यादातर रॉ मटेरियल जो है उसमें यूरेनियम, कोयला, इस तरह की चीज़ें हैं, और भी बहुत सारे मिनरल्स हैं, और उसको बहुत सारा तैयार चीज़ें चाहिए होती है। और भी ऐसे बहुत सारे हैं, आपने पढ़ा होगा। तो कहीं ना कहीं भारत ऑस्ट्रेलिया के जो संबंध हैं वो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर ट्रेड में हैं। अब आते हैं जरा सा सुरक्षा को लेके, तो आपको पता होगा कि जो है ऑस्ट्रेलिया क्वाड का हिस्सा है। IPEF जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव फोरम है उसका महत्वपूर्ण सदस्य है, और जो है अमेरिका का महत्वपूर्ण सहयोगी है, और प्रशांत महासागर क्षेत्र में कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक क्षेत्र में वह भी उसका भी जो है चीन के साथ जो है कहीं ना कहीं संबंध जो है बहुत अच्छा, हालांकि बहुत बुरा भी नहीं कहेंगे, लेकिन चीज़ें जो है कहीं ना कहीं जैसे भारत के साथ है उतना लेवल पे तो नहीं है, क्योंकि उतना ज़्यादा डायरेक्ट थ्रेट ऑस्ट्रेलिया चीन के लिए है भी नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो विवाद होता रहता है। अभी कुछ दिन पहले ही, 1-2 दिन पहले ही वहाँ के नौसैनिक समुद्र में कुछ इस तरह की टकराहट जो है देखी जाती रही है। ठीक है, तो ये परिदृश्य है। इसमें जो जो बातें की गई हैं उसमें देखिए, अगर रक्षा मंत्रियों में जाहिर सी बात है इसमें जो समझौता होगा वो डिफेंस और सिक्योरिटी वाले पहलू को लेकर ज़्यादा होगा, तभी ये विदेश मंत्रियों के साथ तो वार्ता समझ में आती है, लेकिन अगर उसमें रक्षा मंत्री भी शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि उसमें रक्षा वाला पहलू भी ज़्यादा डोमिनेट रहता है। जैसे देखिए इसमें जो सम्मेलन बातचीत हुई वो पनडुब्बी रोधी युद्ध, क्योंकि चीन की पनडुब्बी बहुत बढ़ रही है, तो ये पनडुब्बी रोधी युद्धों के बारे में वो करेंगे। आप लोग अगर लेक्चर को पहले देखें, पुराने लेक्चर को, तो ये भी देखा गया कि कैसे अमेरिका ने अपना पनडुब्बी, एंटी पनडुब्बी जो सर्विलांस सिस्टम है उसको कर दिया है। AUKUSS AUKUS यानी ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और जो है अमेरिका का एक समझौता हुआ है, एक जिसमें जो है परमाणु पनडुब्बी
परमाणु पनडुब्बी जो है एक पनडुब्बी ब्रिटेन की जो है अमेरिका की एक परमाणु पनडुब्बी ऑस्ट्रेलिया को लीज पे दी गई है और अगले 10 सालों में जो है ब्रिटेन जो है ऑस्ट्रेलिया को जो है परमाणु पनडुब्बी डेवलप करने में मदद करेगा और उसको जो है अमेरिका तकनीकी और पैसा सप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये पनडुब्बी को लेकर हो रहा है। तो उसी तरह से जो चीन में जो पनडुब्बी वाला जो उसका खेल दिख रहा है उसको लेकर जो है पनडुब्बी रोधी युद्ध, हवा से हवा में ईंधन भरने यानी रिफ्यूलिंग को लेकर, चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच विशाल भारत प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा, हाइड्रोग्राफिक सहयोग, जो विशाल समुद्री क्षेत्र है उसमें कैसे खासतौर से समुद्र तल के अंदर सहयोग की बात की जा रही है, महत्वपूर्ण खनिजों रेयर अर्थ मेटल जैसे क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने और अंतरिक्ष, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सैन्य सहयोग को गहरा करने पर विचार आदान प्रदान किया गया है। ठीक है, यानी कुल मिला के ये मोटे मोटे तौर पे इन क्षेत्रों में चर्चा की गई है, जो आप कह सकते हैं कि और साथ ही साथ इनमें पश्चिम एशिया में संकट और यूक्रेन युद्ध सहित महत्वपूर्ण भू राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। यानी ये मोटे मोटे तौर पे कहा गया है। रक्षा सहयोग की बात करें, हम पर्टिकुलर रक्षा सहयोग के संदर्भ में बात करें तो दोनों के बीच में ये पुष्टि हुई है, इन दोनों ने अपना पुष्ट किया है कि एक रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए दोनों ही अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि किए हैं। साथ ही में जो मेन है विशाल इंडो पैसिफिक क्षेत्र, इसमें जो चीन का बढ़ता प्रभाव है जिसके कारण उस क्षेत्र की सुरक्षा चुनौतियां उत्पन्न हो गई हैं, उसमें भी जैसे वो कई जगहों पे सैन्य अड्डे स्थापित कर रहा है, आर्टिफिशियल द्वीप बना रहा है, छोटे छोटे देशों को अपने समुद्री दावों को छोड़ने के लिए प्रेशर कर रहा है, कमज़ोर राज्यों में रणनीतिक रियायतें प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। इन कई सारे पहलू को ध्यान में रखते हुए दोनों ने इस चीज़ को निपटने के लिए सहयोग करने पर बल दिया है। यानी चीन की जो चुनौतियां आ रही हैं उन दोनों क्षेत्र मतलब उन सभी क्षेत्रों में दोनों सहयोग करने पर बल दे रहे हैं और दोनों पक्षों ने समुद्री सूचना आदान प्रदान और समुद्री डोमेन जागरूकता के सहयोग को और बढ़ाने पर जोर दिया है ताकि उस क्षेत्र में जो है जो चीन के बढ़ते प्रभाव है उसका सही ढंग से जो है मुकाबला किया जा सके। इसी तरह से मतलब अब उसी में रक्षा उद्योग और अनुसंधान में सहयोग को भी गहरा करने छोटे छोटे और भी हैं कि जैसे जो आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट रक्षा क्षेत्र में हो रहा है, जो हमारे जहाज़ हैं, जो नवल शिप हैं या जो वायुयान हैं, उनके मरम्मत उनके रखरखाव की भी चीज़ हो रही है। साथ ही साथ इनके बीच जो है उभरते सुरक्षा परिदृश्य में चुनौतियों के संयुक्त रूप से निपटने पर ध्यान देने के लिए रक्षा स्टार्टअप इन दोनों देशों के बीच अभी तक जैसे सेनाओं के बीच सहयोग है, तो अब इनको जो है रक्षा क्षेत्र में जो विभिन्न सारे स्टार्टअप काम कर रहे हैं, जो छोटे छोटे नए नए उद्योग काम कर रहे हैं, उनको भी बढ़ावा देने पर प्रयास किया जा रहा है। और दोनों इस बात पर सहमत हुए हैं कि एक मजबूत भारत ऑस्ट्रेलियाई रक्षा साझेदारी यानी डिफेंस पार्टनरशिप न केवल दोनों देशों को पारस्परिक रूप से लाभान्वित करती बल्कि भारत प्रशांत क्षेत्र की समग्र सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। समग्र सुरक्षा में कैसे? क्योंकि मैंने बताया कि अभी जैसे क्वाड हुआ या जो भी इंडो पैसिफिक क्षेत्र हुआ, उनमें जो छोटे छोटे देश हैं, खासतौर से जो द्वीपीय देश हैं या जो साउथ ईस्ट एशियन देश हैं जैसे फिलीपींस हुआ, जो और भी इस तरह के देश हैं, उनमें जो चीन की दादागिरी चल रही है उसको रोकने में ये दोनों का जो समर्थन, जो रक्षा साझेदारी है, ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। ठीक है, तो ओवरऑल निष्कर्ष में क्या कहा जाए कि बहुत ये जो दोनों अगर ये वार्ता देखा जाए तो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो जिन देशों के साथ आप सोचिए कि अगर भारत ऑस्ट्रेलिया का 2+2 वार्ता हो रहा है, इस तरह की वार्ता भारत और किन किन देशों के साथ करता है, तो अमेरिका के साथ है, रूस के साथ है, जापान के साथ है। तो ये बताता है कि भारत ऑस्ट्रेलिया का संबंध कितना महत्वपूर्ण है। ये बात कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही में इन दोनों देशों ने ये भी तय किया है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो वर्तमान में एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता है, उसको एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते के लिए जो है उन्नत वार्ता करेंगे। और जो अप्रैल 2022 में हस्ताक्षर हुआ था आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता, इकोनॉमिक कॉम्परेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, उसी पर आधारित और उससे ज़्यादा व्यापक अवधारणा को अपनाते हुए
आर्थिक सहयोग, व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता। इस व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते में जो है, जो हमारे दो देशों के बीच, जैसे इसमें दो देशों के बीच जो संबंध होता है वो वार्ता, जो वस्तु, सेवा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, और साथ में कई सारे सामान्य स्तर पे जो है व्यापार का तंत्र विकसित करने और कई सारे टैक्स रिजिम डेवलप करने की लेवल तक जाता है। यानी काफ़ी व्यापक हो जाता है यह समझौता। इस तरह के समझौते कुछ देशों के ही साथ भारत के हैं, जिसको ये उस लेवल पर ले जाने की बात हो रही है। ठीक है, चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला न्यूज़ में है, देखिए, दो वनों में रहने वाले लोग हैं जो वनों की लकड़ी उठा रहे हैं। इनके जीविका का, जो इनका जीवन जो है कहीं ना कहीं इन्हीं वनों पर आश्रित है। और ये आज से नहीं है, ये जो कह सकते हो कि कईयों का तो जो आधुनिक व्यवस्था है, आधुनिक जो सिस्टम दिखाई देता है, इसके बहुत पहले से है। यानी कहीं ना कहीं इन्हें, इसीलिए इन्हें कई मामलों में आदिवासी बोला जाता है कि ये परंपरागत स्तर से ही वो वहाँ पे रहते हुए आए हैं। लेकिन जब अंग्रेज़ आए भारत में तो वनों की बहुत सारी चीज़ों को लेके ये जो है उनके साथ जो है भेदभाव किया जाने लगा। और वनों का एक तरह से, वनों पर जो है, चूँकि अंग्रेज़ों के लिए तो भारत को लूटना था, तो वो तो जो भी रिसोर्स है उसका वो अपना ही, उनका चूँकि सरकार को कहते थे। आज भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो इस तरह के प्राकृतिक संसाधन हैं उस पर सरकार या पूरे लोगों का है ऐसे में। लेकिन उस समय क्या था कि वो उसका उपभोग नहीं कर रहे थे, उससे ले नहीं रहे थे, उससे छीन रहे थे। और ऐसे में उस तरह से उन्होंने वनों का जो है राष्ट्रीयकरण, मतलब वनों से जो है सरकार का हो गया, बाकी जो उसमें लोग रहे थे उनको निकालने आदि। और वो ऐसे जो कानून बने हुए थे, बाद में जो है आज़ादी के बाद कहीं ना कहीं उसमें वनों के कटाव तेज़ी से होना शुरू हुआ और जो भी हुआ। और उस दौरान जो है कहीं ना कहीं एक सोच आई कि वनों को संरक्षित करने के लिए कुछ कठोर कानून लाए गए, पर्यावरण का जब वो चला। लेकिन उन कानूनों के वजह से जो ये वनों में रहने वाले परंपरागत लोग थे, जो कहीं न कहीं वनों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे, उनके अधिकारों का भी हनन हो गया और उन्हें भी बेदखल किया जाने लगा, जिसके कारण बहुत सारी कह सकते हो कि समस्याएं उत्पन्न हुई। जो वो समस्याएं, एक तो इनके जीविका और इनके कह सकते हो कि जीवन के अधिकार से समस्या उत्पन्न हुई। दूसरे जो है कई सारे क्षेत्रों में हिंसक जो है, जो माओवादी है, उसके भी प्रसार में योगदान देने लगा। कई सारी चीज़ों को ध्यान में देते हुए सरकार ने दिसंबर 2006 में एक परंपरागत, ये वन अधिकार अधिनियम या परंपरागत अनुसूचित जाति और परंपरागत वनवासी वन अधिकार अधिनियम, पूरा नाम है 2006, उसको पास किया, जो जनवरी 2018, जो 2018 से लागू हुआ। उसमें समय लग गया, जो है उसको लागू किया गया। उसके तहत इन्हें, जो परंपरागत रूप से जो वनों में रहते हैं, उन्हें व्यक्तिगत रूप से, और जो पूरी बस्ती रहती है उसको सामुदायिक रूप से जो है सामुदायिक अधिकार दिए गए। और सामुदायिक वन, कम्युनिटी फॉरेस्ट का एक अवधारणा दिया गया। और कम्युनिटी फॉरेस्ट के जो है संसाधन, रिसोर्स के आधार पे उस क्षेत्रों में न केवल वनों के संरक्षण की बात की गई, बशर्ते वरन जो है वो वनों में रहने वाले लोगों को, वनवासियों को, और जो प्रिमिटिव वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप हैं उनके अधिवास या अन्य इसी तरह के अधिकारों को संरक्षण देने के लिए प्रयास किया गया। ठीक है, तो चलिए इस पे देखते हैं क्या है। तो देखा जाए, अगर हम आगे बढ़े, लगभग 17 साल पहले, यानी 2006 में ही हुआ था ये चीज़। तो 17 साल पहले संसद ने अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता, इनको फॉरेस्ट राइट एक्ट भी बोला जाता है, अधिनियम, या वन अधिकार अधिनियम, FRA बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, ये ही लिखा रहता है, वन अधिकार अधिनियम, या ये वन अधिकार अधिनियम FRA, या पूरा नाम है अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम। ठीक है, 2006 लाया गया था। और ये अधिनियम ना अपने आप में कह सकते हो कि बहुत व्यापक है। जैसे कि अभी बताते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जब पर्टिकुलर वर्नेबल ट्राइब ग्रुप की बात की जा रही थी,
तो बताया ही, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने बताया कि उसके लिए प्रधानमंत्री जब डेवलपमेंट स्कीम लाए हैं, न हो तो जाके पीछे देख लीजिएगा, तो उसमें जो है वो ऐसी ट्राइब्स हैं, ऐसी जनजातियां हैं जो बिल्कुल आद्य हैं, जो जनजातियों में भी सबसे कमज़ोर हैं और जिन्हें विशेष संरक्षण की ज़रूरत है। और जो भारत में संविधान में जनजातियों की संरक्षण की व्यवस्था है वो उनके कहीं न कहीं अधिवास या हैबिटेट से जुड़ी हुई है। और परंपरागत वैसे उन क्षेत्रों में जहाँ पे बड़े पैमाने पर जो अनुसूची 5वीं और 6वीं वाले राज्य हैं, वहाँ पे तो उनके अधिवास हैबिटेट राइट प्रोटेक्टेड है, लेकिन उससे बाहर, उस अनुसूची 5 और 6 से बाहर बहुत बड़ी जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति रहती है, जो संख्या लगभग 53-54% के आसपास जो है अनुसूची 5 और 6, जो कि संविधान के तहत अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान है। उसके बाहर लगभग 50% से ज़्यादा अनुसूचित जनजाति रहती है, जिनके अधिकारों को संरक्षण करने में दिक्कत इसलिए आती है कि उनके हैबिटेट का राइट उनको नहीं मिल पा रहा था कि कैसे दिया जाए। उस कमी को भी इसी FRA अधिनियम के तहत दूर किया गया। और जो परंपरागत वनों में इस तरह के जो लोग रहते हैं, जो परंपरागत अर्थों में यानी ट्रेडिशनली पहले से रह रहे हैं, उनको सामुदायिक अधिकार दिया गया और उस हैबिटेट आधारित ग्राम सभा दिया गया। बाद में जो है आप कह सकते हो कि ये राइट जो है उन्हें जो फिर इसी तरह से एक एक्ट था जो कि बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है, और कह सकते हो कि लोकतंत्र को ग्रास रूट लेवल पे ले जाने वाला एक्चुअल में एक एक्ट है, क्योंकि स्थानीय प्रशासन जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें भले कहा जाए, लेकिन वो उस तरह से जो है स्थानीय शासन को महत्वपूर्ण नहीं बनाता है। आप जो मेरी बात से शायद आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन जो उसको बोलते हैं पेसा एक्ट, प्रोवाइडिंग आप पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज का जो वो करते हैं, पेसा एक्ट 1994 जो लाया गया, उसके तहत जो स्थानीय शासन को यानी जो ग्राम सभा है उसे वास्तव में मजबूती दी गई है। हालांकि प्रशासनिक व्यवस्था उस अधिकारों को कुरेदने का प्रयास या खुरचने का प्रयास या कम करने की लगातार प्रयास करती रहती है, उसकी टेंडेंसी होती है। इसके बावजूद भी पेसा एक्ट में जो है खासतौर से वनवासी क्षेत्रों में या जो आदिवासी क्षेत्रों में, शेड्यूल ट्राइब एरियाज में जो है, या जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब रहते हैं, वहाँ पे एक्चुअल में जो है लोकतंत्र, स्थानीय लोकतंत्र को स्थापित करने का प्रयास किया गया था। उसी के तहत उसके लिए जो है, जो बहुत सारे जनजातियों के लिए जो अधिवास की बात है, उसको भी इस एक्ट ने समाहित किया था। तो इस एक्ट के बारे में जो है, ये वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासी जिन्होंने, वे लोग शामिल हैं जिन्होंने राज्य के विकास हस्तक्षेपों के कारण अपने आवास को स्थानांतरित करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। यानी जब राज्य विकास करे तो कई जगह जो कह सकते हो विकास जो विस्थापन हुआ था, उसमें भी शामिल है कि पट्टेदारी यानी उनके अधिकार और पहुंच अधिकारों की लंबे समय से चली आ रही असुरक्षा को संबोधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। यानी जो वनों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति हैं या अन्य परंपरागत रूप से, जैसे प्रिवेंटिव वनरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो किसी और वन से जो है वहाँ से विस्थापित कर दिए गए हैं, वो भी उसी तरह से रहते हैं। उन सभी के लोगों के लिए जो कह सकते हो कि फॉरेस्ट राइट या जो उनके जो परंपरागत अधिकार हैं वनों में रहने के लिए, खेती करने के लिए, आदि चीज़ों के लिए, उसको सुनिश्चित करने की जो लंबे समय से मांग की जा रही थी, उसके लिए इसे तैयार किया गया है। ठीक है, प्रमुख प्रावधान अगर देखें तो आप ये कहा जाता है कि यह जो FRA एक्ट है, वन अधिकार अधिनियम, ये कई मामलों में ना बहुत आगे का एक्ट है, क्योंकि ये जो है ना दुनिया में इस तरह का कहीं भी लागू किया गया अपना पहला ऐसा कानून है जो संरक्षणवादियों और वनवासियों द्वारा समान रूप से वन संरक्षण के लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करता है। इसमें जो वनों को प्रोटेक्ट करने की बात है, लेकिन उस प्रोटेक्शन में वनों में रहने वाले लोगों को शामिल करते हुए बात की जा रही है। इसके पहले ये था कि जो वनों में रहते वाले लोग थे, मतलब वनों को प्रोटेक्शन करना है तो वहाँ से लोगों को हटा दो। जो हमारे यहाँ भी फॉरेस्ट राइट एक्ट 1980 इस तरह का जो आया था, उसमें यही था कि वनों को जो लोग जो है वनों को परेशान करते हैं, और अगर लोगों को हटा दिया जाए, मानव को वनों से हटा दिया जाए, तो वन जो है अपने आप संरक्षित रहेंगे। इसमें
वनों के संरक्षण और जो परंपरागत अर्थों से समय से वनों में रहने वाले लोग हैं, उन दोनों के बीच का जो जो कह सकते हो ना कि कोएग्जिस्टेंस, परस्पर जो एक तरह से निर्भरता की बात कही गई, और दोनों के संरक्षण, और इसमें भी वनवास, परंपरागत वनवासियों के द्वारा वनों के संरक्षण पे बल दिया गया। क्योंकि कई ऐसे रिपोर्ट आए कि वनों आज भी अगर वनों को देखो तो उन्हीं क्षेत्रों में वन ज़्यादा संरक्षित हैं जहाँ पे परंपरागत रूप से जो वनों का में जो है रहने वाले लोग, यानी जो हमारे यहाँ जो आदिवासी या जिसे कह सकते हैं अनुसूचित जनजाति और इस तरह से परंपरागत वनवासी क्षेत्र है, उन्हीं क्षेत्रों में ही वनों का संकेंद्रण या कह रहे हैं वन वास्तव में बचे हुए हैं, क्योंकि वो वनों से ही जीविका पाते हैं, इसलिए वो वनों का संरक्षण करते हैं। वन उनके लिए उनका जीवन है, और कोई भी आदमी अपने जीवन से, अपने लाइफ से जो है को नुकसान नहीं पहुंचाता है, उसको बचा के रखने के ही काम करता है। जबकि ज़्यादातर लोगों के लिए वन जो है एक उपज है, या एक कह सकते हो कि संसाधन है, रिसोर्स है, उनके लिए लाइफ है। तो जब आपको रिसोर्स और लाइफ में बचाना होगा तो आदमी अपने लाइफ को बचाता है। इनके लिए वन उनके जीविका के साधन तो है ही है, लेकिन उनका जीवन भी है। इसलिए ये एक तरह से कह सकते हो कि एक यूनिक अवधारणा लाई गई है। इसमें वन निवासी जनजाति समुदायों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के वन संसाधन संबंधी उन अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है जिन पर ये समुदाय विभिन्न प्रकार की जरूरतों के लिए निर्भर थे, जैसे आजीविका के लिए, निवास के लिए, अन्य सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकताएं, ये सारे पहलू के लिए ये वनों पर निर्भर रहते थे। ये अधिकार का मान्यता इस एक्ट ने इन लोगों को दिया। साथ ही में इसमें कहा गया कि वन निवासी जनजाति समुदायों के क्या क्या अधिकार थे, जैसे व्यक्तिगत अधिकार देखो तो उनको अपनी स्वयं की खेती करने का, आवास है ये व्यक्तिगत अधिकार था, मछली पकड़ना, वनों के जलाशयों तक पहुंच जैसे उनके कम्युनिटी राइट थे, पीबीटीजी के लिए जैसे पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप के लिए हैबिटेट राइट था, यानी उस पूरे पर्टिकुलर क्षेत्र में उनको अधिवास का अधिकार दिया गया। चारागाही और घुमंतू समुदाय जो थे वो जो किसी सीजनल मौसम में जाके अनुसार संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कई सारी जनजातियां हैं जो घुमंतू जनजाति यानी जैसे चरवाहे टाइप के लोग, वो जो है बारिश के समय में वनों में चले जाते हैं, इसके बाद वो और बाहर रहते हैं, तो उनको भी इस पे अधिकार दिया गया है। इसी के साथ साथ जैव विविधता तक पहुंच, बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान के लिए सामुदायिक अधिकार भी दिया गया है। पारंपरिक प्रथागत अधिकारों की मान्यता दी गई है कि उनके जो ट्रेडिशनल उनके जो अपने राइट हैं सांस्कृतिक सामाजिक, उनको भी किसी भी सामुदायिक वन संस्थान की सुरक्षा, पुनर्सृजन और प्रबंधन का अधिकार जैसे अधिकार को सामुदायिक अधिकार माना जाता है। यानी इसके तहत ये सारे पहलू जो है कम्युनिटी राइट के तहत जो परंपरागत रूप से वन में रहने वाले लोगों और जो इस तरह से परंपरागत रूप से निवासी हैं जो वनों पर निर्भर हैं, उनको ये सारे अधिकार दिए गए। ठीक है, इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज कहा गया कि जो अधिवास स्तर की ग्राम सभा है उसका महत्व, या जो हैबिटेट स्तर की ग्राम सभा है उसके महत्व को, यानी जो ग्राम पंचायत की नहीं, जो कह सकते हो पेशा एक्ट के तहत जो ग्राम सभा बनी है, जो कहीं न कहीं अनुसूचित जनजातियों के से जुड़ी हुई परंपरागत हैबिटेट आधारित ग्राम सभा है, उनके महत्व को दिया गया है। और उनका महत्व क्या है इस अधिनियम के तहत? ग्राम सभा जनजातियों की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत, जनजाति जनसंख्या को स्थानीय नीति और उन्हें प्रभावित करने वाली योजनाओं के निर्धारण में निर्णायक भूमिका अदा करती है। और इसके लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त निकाय भी है। कई मामलों में जो है इसे विशेष अधिकार दिया गया। अगर आप पेशा एक्ट जाके पढ़ोगे तो जो ग्राम सभा का जो अधिकार है वो सारी बातें यही बात है। ठीक है, वो जो पेशा एक्ट के लिए तो था ही, लेकिन जहाँ पे पेशा एक्ट नहीं रह रहा लेकिन बहुत सारे वन में लोग रह रहे हैं परंपरागत रूप से, उनको भी इस एक्ट के तहत वो सारे अधिकार मिल गए। ठीक है, और इसमें जो ग्राम सभा है वो बस्ती स्तर की ग्राम सभा है, हैबिटेट एबर की, न कि ग्राम पंचायत स्तर की ग्राम सभा, जिसको हम लोग जो है रेवेन्यू या उस तरह के जो है जो राज्यों के जो है स्थानीय शासन के तहत जो ग्राम पंचायत नहीं, जो हैबिटेट लेवल यानी पेशा एक्ट के तहत जो ग्राम सभाएं बनी हुई हैं उनको ये अधिकार देता है कि वनों के कैसे जो वनों में जो संसाधन है, जो व्यक्तिगत और जो कम्युनिटी फॉरेस्ट हैं, उनको कैसे मैनेज किया जाए। उनको देखिए क्या क्या किया गया है कि उनके लिए जो है
उनका कैसे सुरक्षा किया जाए, पुनर्सृजन किया जाए और कैसे प्रबंधन किया जाए, इसके लिए जो है उनको महत्व दिया गया है। तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि सामुदायिक वन संसाधन क्या है, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स क्या है। तो जो एफआरए बताता है कि गांव की, यानी वो जो उस तरह की जो विलेज है, उसकी पारंपरिक या प्रथागत सीमाओं के भीतर प्रथागत सामान्य वन भूमि जो है वो जिस तक समुदाय की पारंपरिक पहुंच है, यानी कि किसी जो है जो उस तरह के विलेज निर्धारित किए जाते हैं, उसमें जो परंपरागत अर्थों में जिन क्षेत्रों में, जिन वन के क्षेत्रों में समुदाय की ट्रेडिशनल पहले से चली आ रही पहुंच है, उनमें उन सभी को क्या है, कम्युनिटी वन संसाधन, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट माना जाएगा। इनमें चाहे आप, जैसे ये जो वन है ना, जैसे पारंपरिक या प्रथागत सीमाओं के भीतर सामान्य वन भूमि, इसमें कोई भी वन हो सकता है, जैसे अवर्गीकृत वन हो, चिन्हित वन, अचिन्हित हो, मौजूदा माने गए वन हो, प्रोटेक्टेड वन हो, रिजर्व फॉरेस्ट हो, वन्यजीव अभ्यारण्य हो, राष्ट्रीय उद्यान हो, बाघ अभ्यारण्य हो। यहाँ तक मतलब बाघ अभ्यारण्य तो, टाइगर रिजर्व तो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड होता है। किसी भी तरह के प्रोटेक्टेड, अनप्रोटेक्टेड, चिन्हित, अचिन्हित, कोई भी तरह का वन हो, लेकिन अगर उसमें समुदाय पारंपरिक रूप से उनकी पहुंच पहले से रही है, तो वो उनको जो है उनके कम्युनिटी के वो अधिकार क्षेत्र में आएंगे। यानी कि आप उनको किसी, जैसे इन बाघ अभ्यारण्य बन रहा है, राष्ट्रीय उद्यान बन रहा है, इस तरह से उनको जो व्यवस्थापन कर दिया जाता था, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें बहुत बड़े स्तर पर इसकी व्यापक परिभाषा की गई है। ठीक है। और जाहिर सी बात है, ग्राम सभा इस सामुदायिक वन संसाधन की सुरक्षा, पुनरुद्धार, संरक्षण या प्रबंधन की आवश्यकता पर बल देने का दायित्व, यानी इस जो परंपरागत सामुदायिक वन संसाधन है, इसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी, इसके प्रबंधन की जिम्मेदारी, इसके लिए नीति निर्माण की जिम्मेदारी एफआरए के तहत जो ग्राम सभा है, यानी जो अधिवास स्तर की ग्राम सभा है, उसको दी गई है। ठीक है। तो इसका निश्चित रूप से इसने कैसे बदलाव किया है, इसको देखने की ज़रूरत है। तो आप देखिए कि पर्यावरण वन मंत्रालय ने 16 सितंबर 2014 को लोकसभा में बताया था कि मई 2022 से लेकर मार्च 2024 तक, यानी लगभग 2 सालों में 1,52,000 हेक्टेयर वन भूमि से लोगों को बेदखल कर दिया गया था। 1,52,000 जमीन से लोगों को बेदखल क्यों किया गया था? कहीं जो है सड़क बन रही थी, कहीं डैम बन रहे थे, कहीं विकास हो रही थी, कहीं जो है आप संरक्षण कर रहे थे वनों का, टाइगर रिजर्व बन रहे थे, वो सारी चीज, इन सारी चीज़ों को लेकर इनको बेदखल कर दिया गया। ये कैसा बेदखल था? विकास जनित विस्थापन। किसका? विकास जनित विस्थापन। और आपके आंतरिक सुरक्षा में ये चुनौती है कि विकास जनित विस्थापन से कैसे समस्याएं। तो इतने लाख हेक्टेयर वन से लोगों को विस्थापित कर दिया गया। और कितने लोग थे उसमें देखा गया तो 2,13,00,000 से अधिक लोग जो है आंतरिक स्तर पे जो है इसी विकास जनित विस्थापन के शिकार हुए थे, जिसमें से 40% तो परंपरागत रूप से ट्रेडिशनल आदिवासी थे। यानी कि तकरीबन 2 करोड़ यानी करीब 80-90 लाख जो है आदिवासियों को 2 सालों में ही विकास के कारण वनों के अधिकारों से विस्थापित कर दिया गया था। उसका आप अगर देखेंगे तो उस दौर के बाद, उसी 2004 के बाद जो है कहीं न कहीं जो नक्सलवाद की प्रवृत्ति भी तेज़ी से बढ़नी शुरू होती है। 2002-03 में ही जो है जो भारत के सभी जो प्रमुख नक्सली ऑर्गेनाइजेशन थे वो आपस में इकट्ठा होते हैं और इतनी बड़ी संख्या के जो विस्थापन लोग हैं इनमें अपनी पहुंच बढ़ाते हैं और अपनी आक्रामक कार्रवाइयां तेज कर देते हैं। 2006, 7, 8 तक कुछ चीज़ें दिखने लगती है, फिर बाद में ये एक्ट आता है। इसका क्रियान्वयन जैसे शुरू हो जाता है, वैसे फिर आप आज और उसके कई सारे पहलू, उस एक्ट के साथ कई सारे सुरक्षात्मक पहलू, विकासात्मक पहलू ये अधिकार दे रहा है, पहचान दे रहा है। बाकी सुरक्षा और विकास सरकार ने सब साथ में मिला के मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच अपना के जो है जो नक्सलवाद की समस्या को दूर किया था। तो इसमें कहीं ना कहीं ये समस्या थी और इसमें बताया गया कि आउटलुक एक आया था 2009 में, उसमें कहा गया था कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत ग्राम स्तर के लोकतांत्रिक संस्थाओं, वहीं जो ग्राम सभा हैबिटेट है, उसको लगभग 4 करोड़ हेक्टेयर सामुदायिक वन संसाधनों की रक्षा करने का अधिकार सौंपा गया। यानी टोटल 4 करोड़ जो सामुदायिक वन संसाधन है, कम्युनिटी जिसमें परंपरागत रूप से वनवासी रहते थे, ऐसे मान लो कि
टोटल 7 करोड़ कुछ हेक्टेयर जो है वन है, उसमें से 4 करोड़ पे जो है उनको कम्युनिटी राइट दिया गया था, उसको सौंपना था। है कहाँ तक स्थिति आज की देखें तो आज जो जून 2023 की तक स्थिति है उसमें देखा गया है तो जनजाति मामलों के मंत्रालय ने बताया कि जून 2023 तक वन अधिकारों की विभिन्न श्रेणियों में 19.24 लाख हेक्टेयर व्यक्तिगत और 52.74 लाख हेक्टेयर सामुदायिक अधिकार के तहत, यानी लगभग 18%, टोटल 72-73 लाख हेक्टेयर हो रहा है और 4 करोड़ उनको देना था, जिसमें 18% भूमि पर स्वामित्व जारी कर दिया गया है। अभी बहुत कुछ यानी बाकी का जारी करना बाकी है, और इसमें से अधिकांश सामुदायिक वन संसाधन हैं, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स हैं, जिसमें वहीं परंपरा जो आदिवास आधारित ग्राम सभा है उनको अधिकार दिए गए हैं। हालांकि इसमें यह नहीं बताया गया है कि कितना सीआरएफ है, लेकिन ये दिए जा चुके हैं। और क्या किया सरकार ने, इसी तरह से सरकार ने जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट दे दिया, जिसमें वो अपना बेच नहीं सकते हैं, लेकिन परंपरागत रूप से उस जंगलों में उनमें रहने का, आवास का, कृषि करने का, स्वकृषि, स्वयं के लिए कृषि करने का, मछली पकड़ने, इस तरह के अधिकार उनके जो परंपरागत अर्थ पे, ये नहीं कि एक जो परिवार किसी और को नहीं बेच सकता, वो अपने बच्चों मतलब बच्ची इसी की तरह से जो परंपरागत रूप से ट्रांसफर होता रहेगा। उसमें चूंकि वो उनको अधिकार दे दिया गया है, तो उसको अगर उस अधिकार से हटाया जाएगा तो अब जो पहले एक कानून था अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार SC/ST एक्ट जो था, उसमें भी संशोधन करके 2016 में यह कर दिया गया है कि अगर इनका FRA एक्ट का उल्लंघन किया जाता है तो वही SC/ST एक्ट इन पे प्रभावी हो जाएगा। एक एक्ट इसको लिया गया। दूसरा जो है भूमि अधिग्रहण जो लाया गया था, उसमें भी इनके परंपरागत अधिकारों को महत्व दिया गया था और कहा गया था कि अगर इस तरह की कोई भूमि ली जाती है तो इन्हें भी जैसे आम भूमि धारक को जो मालिक है भूमि संपत्ति का, उसी तरह से इनको भी मुआवजा और या उस तरह की चीजें दी जाएंगी। ठीक है, लेकिन अब आगे का रास्ता क्या है? तो आगे का रास्ता यही है कि इसके लिए जो है कानून बनाए गए हैं, कई सारी चीजें लागू की गई हैं। अब जरूरत यह है कि जो लोग हैं उन वनों के क्षेत्रों में, उन्हीं के द्वारा जो अभी 18% है, इसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। सरकार भी इस दिशा में काम कर रही है, क्योंकि देखिए वनवासियों द्वारा पर जो है जिनकी संख्या 15 करोड़ के आसपास है, जो वन क्षेत्रों में रहते हैं, उन्हें ही FRA की रक्षा करने की जिम्मेदारी है। निश्चित रूप से आपको जो अधिकार मिल रहा है जिसके तहत, उसके संरक्षण की जिम्मेदारी तो आपकी ही होगी। ठीक है, चलिए एक डिटेल ये चीज़ है, इसमें ये भी इसके पहले जो पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, उन सारी चीज़ों को धीरे धीरे समझते रहेंगे तो जो आपका अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजातियों की जो समस्याएं हैं उसको काफ़ी हद तक दूर करने में ये एक्ट बहुत महत्वपूर्ण था। इस पर द हिंदू ने लेख लिखा था, तो ज़रूरी था कि वो आपको उस पर उसको समझाने की कोशिश किया जाए। ठीक है, चलिए नमस्कार।